हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसीसी गंगटी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका यह दूसरा लेक्चर है। आपके पहले लेक्चर में जो है आपको बायो का क्लास 12th का सिलेबस बताए थे, जिसमें कि आपको लगभग 16 चैप्टर बताए थे, जिसमें कि आप लोगों को बोला गया था चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज फाइनली जो है चैप्टर फर्स्ट लेके आए हैं, जिसका नाम है जीवों में जनन, जिसको कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक एक बातों को क्लियर करते हुए चले। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है, सबसे पहला टॉपिक है क्या? जीवन अवधि। क्या है? जीवन अवधि। जीवन अवधि मतलब क्या होता है भाई? कि आदमी देखिए, जैसे कि मान के चलो ये है टुकनी है। ये क्या नाम है इसका? टुकनी है नाम। ये टुकनी जो है, इसका जन्म हुआ और जन्म से लेके इसका ब्याह शादी हुआ, इसके बाद लास्ट जो है, लास्ट में आदमी मर जाता है। आप लोग भी ये बात जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति का जन्म होता है, इसके बाद वो वयस्क अवस्था में जाता है, धीरे धीरे बूढ़ा होता है, इसके बाद वो क्या होता है? मर जाता है। तो ये भाई टुकनी का जन्म हुआ और लास्ट में जाके ये मर गया। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जीने के अंतराल को ही कहते हैं क्या? जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा कि जीवन अवधि क्या है। भले आप जो है लैंग्वेज में एक्सप्लेन अभी नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन इतना तो गारंटी है कि आप जो है इस चीज़ को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अब आगे वाले पोर्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर देखें तो परिभाषा इसकी देखें तो परिभाषा है क्या? जीवों में जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। प्राकृतिक मृत्यु कहने का मतलब क्या? ऐसा नहीं कि उसको पूरा वो बीमार है और जो है इसके बाद मरा है, वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। या तो एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, ये कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं है कि भाई समय पूर जाता है उसका। तो कहने का मतलब है क्या? कोई अच्छा खासा आदमी है, समय पूरने के बाद अब लास्टली जाते जाते वो मर जाता है, तो इसको बोलेंगे प्राकृतिक मृत्यु। ना कि मतलब बीमारी वगैरह से मरता है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक मृत्यु। ठीक है, अब आगे देखिए। आप लोग सोच रहे होंगे, हाँ सर, सबका भाई जीवन अवधि होता होगा, हर जीव का जीवन अवधि होता होगा। जी सर, जी एक एक जितना भी मतलब हमारे पृथ्वी पे जीव जंतु है, सबका कुछ ना कुछ जीवन अवधि होता है ना। एक आप लोग जानते होंगे कि लगभग कोई अमर नहीं होता, अर्थात सबको एक ना एक दिन मरना ही है। लेकिन एक अपवाद स्वरूप एक कोशिकीय जीव जो होता है ना, एक कोशिकीय जीव क्या होता है? अमर होता है। वो क्योंकि वो विखंडित होकर या किसी ना किसी रूप में अलैंगिक जनन करके जो है वो क्या करते हैं? अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो इसलिए जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अमर होते हैं, है ना। आप देखिए, जीवन अवधि जो है आकार पर निर्भर नहीं करती है। ये बात बिल्कुल ही सही है कि जीवन अवधि आकार पर निर्भर नहीं करती है। आप लोग गांव समाज में भी देखे होंगे, कोई हट्टा खट्टा आदमी है और कोई जो है छोटा आदमी है। कोई जो है हट्टा कट्टा आदमी जो है मतलब बहुत दिनों तक जीता है, या तो कोई हट्टा कट्टा आदमी बहुत पहले मर जाता है, और कोई पतला छितला आदमी जो है मतलब अच्छा दिन जी जाता है। अर्थात कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो एकदम जो है बवंडर टाइप का है तो वह अच्छा दिन तक जिएगा, ये कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए आप कौवा देखते हैं, कौवा जानते हैं, इसके बाद तोता को भी जानते हैं। ठीक है भाई, जानते हैं। कौवा का जो है जीवन अवधि 15 वर्ष, यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग ये 15 साल तक कौवा जीता है। लेकिन वही दूसरी अगर बात करें तोता की, तो तोता का जो जीवन अवधि है 140 वर्ष है। कितना है? 140 वर्ष। अर्थात कौवा, आप सोच सकते हैं, कौवा का आकार और तोता का आकार लगभग क्या होता है? सेम होता है। कौवा का आकार लगभग सेम होता है किसके? तोता के आकार से। लेकिन फिर भी जो है इसके जीवन अवधि में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है। अर्थात कौवा 15 वर्ष
वर्ष जी रहा है, जबकि तोता 140 वर्ष जी रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ जाइए कि जीवन अवधि जो है आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब आगे अभी जस्ट बताए थे क्या, एक कोशिकीय जीव। याद रखिएगा, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो क्या होते हैं, अमर होते हैं। क्या होते हैं, अमर होते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो क्या होते हैं, अमर होते हैं। क्या बात आप लोगों को समझ में आई? आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा। और एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा सपोर्ट होगा। ठीक है, और मुझे आपके सामने में लेक्चर को प्रोड्यूस करने में भी कोई तरह का परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं भाई, एक कोशिकीय जीव की तो हो गई कि भाई ये अमर होता है, चलिए ठीक है। अब अगले बात की करें तो आपका अगला है कि जनन। भाई जनन क्या है ना, जनन। तो जनन आप लोग कहीं ना कहीं जानते होंगे कि जनन के द्वारा ही एक संतति से दूसरे संतति का निर्माण होता है, अर्थात एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होता है ना। वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए अपने समान संतति को जन्म देता है, यही प्रक्रिया जनन कहलाता है। भाई अपने समान कोई भी आदमी जो है अपने, अब जैसे मानव जाति ही अगर मान के चलिए जनन नहीं होता तो एक समय होता कि मानव जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता। लेकिन अपने जो है वर्चस्व को जमाने के लिए मानव के द्वारा जनन किया जाता है, और जनन के माध्यम से ही जो है अपने संतति को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, है ना। आज अगर जनन की क्रिया नहीं होती तो बाघ, शेर ये सब धीरे धीरे क्या हो जाता, समाप्त हो जाता, सब खत्म हो जाता, जिससे कि जो है विलुप्त की भयावह स्थिति हो सकती थी। लेकिन जनन के माध्यम से ही सभी जीव अपना क्या करते हैं, संतति को बढ़ाते हैं। ठीक है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। अब आगे बात करें तो जनन, देखिए जनन के प्रकार कितने हैं भाई। जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ये आप ध्यान से देखिएगा, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन जिसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन मतलब क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक को बिल्कुल ही बारीकी से समझेंगे। पहले हम अलैंगिक जनन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद लैंगिक जनन को पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझिए, लैंगिक जनन आपको बाद में पढ़ाएंगे, पहले अलैंगिक जनन को बड़े ही बारीकी ढंग से एक एक करके समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। भाई अलैंगिक जनन जिसको अभी जस्ट बताए क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। भाई आप लोग ध्यान से समझिए, अलैंगिक जनन में जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग की उत्पत्ति जो है, मनुष्य जाति की उत्पत्ति जो होती है दो पेरेंट्स से होती है, अर्थात दो जनक जीव से होती है, एक माता और एक पिता से। अगर माता सोचेगी कि हम अपने बच्चे को जो जन्म दे सकेंगे बिना किसी की सहायता से, क्या ये संभव है, क्या नहीं संभव है। तो इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई अकेले पेरेंट जो है अपने जो है संतति का निर्माण कर सकता है ना। तो जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है तो उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे आप लोग देखें हैं बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ आदि, ये सब क्या है, अलैंगिक जनन करते हैं। क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। अब आगे की ओर बढ़े तो आपका अगला टॉपिक है क्या भाई, अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। सही बात है, तथा शारीरिक रूप से भी क्या होते हैं, समान होते हैं। इस प्रकार से प्राप्त संतति को एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। आप लोग इसको ध्यान से नोट करेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है कि क्लोन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक पुंजक या क्लोन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति, आप लोग ये चीज़ ध्यान से सुनिए, जो जितने भी अलैंगिक जनन से एक जनक से प्राप्त जीव होते हैं ना, वो अपने
पेरेंट के, अपने जनक के बिल्कुल ही समान होते हैं। क्या आप लोग एक बात बताएंगे क्या? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या मनुष्य जो जनन करता है, मनुष्य जो जनन करता है, क्या उसका जो आने वाला संतति होता है या पीढ़ी होता है या बच्चा होता है, वो क्या अपने पेरेंट के बिल्कुल समान होते हैं क्या, या विविधता पाई जाती है या विभिन्नता पाई जाती है? आप लोग जरूर बताइएगा इस बात को, ठीक है। अब लेकिन अलैंगिक जनन से जो प्राप्त संतति होता है अपने माँ बाप के क्या होता है, बिल्कुल समान होता है। इसमें माँ बाप तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एक ही पेरेंट की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो माई हो चाहे बापू हो, है ना। तो दोनों में से कोई भी हो, लगभग माई होती है, ठीक है ना। तो आप लोग बताएंगे कि क्या आनुवांशिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या होता है, समान होता है, किसमें? अलैंगिक जनन में, ठीक है। अब जरा सा अलैंगिक जनन के एक एक करके प्रकार को देख लेते हैं। चलिए अब अलैंगिक जनन के प्रकार देखते हैं। भाई अलैंगिक जनन में हमको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, अब देख लेते हैं। सबसे पहले तो अलैंगिक जनन में पढ़ना हमको विखंडन। क्या पढ़ना है? विखंडन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विखंडन दो टाइप के होते हैं, एक जो द्विविखंडन होते हैं और बहुविखंडन होते हैं। दूसरा पढ़ना है क्या? मुकुलन। तीसरा पढ़ना है बीजाणु जनन। चौथा पढ़ना है कायिक प्रवर्धन। पांचवा पढ़ना है पुटी भवन। छठा पढ़ना है जेम्यूल निर्माण, ठीक है। इन सब चीज़ों को जो है बड़े ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए ठीक है, अब एक एक करके जो है क्या करने वाले हैं, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन, पुटी भवन, जेम्यूल निर्माण, इन सब चीज़ों को जो है एक एक करके बड़े ही बारीकी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप लोग हम लोगों के साथ तैयार है पढ़ने के लिए? तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये सब पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी ये काफ़ी काम आने वाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ते हैं? विखंडन, जिसको क्या बोलते हैं? फिजन। क्या बोलते हैं? फिजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिजन की बात करें, विखंडन की बात करें, तो अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें एकल जनक दो या दो से अधिक संततियों में विभाजित होता है और नए जीवों का निर्माण होता है, विखंडन कहलाता है। कितना इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें एकल जनक दो या दो से अधिक संततियों में विभाजित होता है। विभाजित मतलब क्या हुआ जी? बंटना। खंडन मतलब, विखंडन मतलब क्या? खंडित होना, है ना। तो ये जो जैसे आप अमीबा जानते हैं, है ना, अमीबा में क्या होता है, ये दो भाग में बट जाता है और जो है क्या करता है, अपने आप का विखंडन कर लेता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए विखंडन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? टू टाइप्स का होता है। एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। क्या होता है? एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवाया जाएगा, जिससे कि आपके एग्जाम में आने वाले कठिनाइयाँ को आप बिल्कुल फेस कर सके। आपको थोड़ा सा भी जो है एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा, ये गारंटी देते हैं। आप बस हम लोग के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। दूसरा मुकुलन, जिसको क्या बोलते हैं? बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मुकुलन, बडिंग वैसी विधि जिसमें जीव में कलिका, यानी कि जिसको क्या कहते हैं, बड का निर्माण होता है तथा वह वृद्धि कर अपने पैतृक शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। इसको फिगर के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। उसे मुकुलन कहते हैं। जैसे हाइड्रा हुआ, ईस्ट हुआ, जो कि कवक होता है, में मुकुलन विधि द्वारा क्या होता है? जनन होता है। आप लोग ध्यान में इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा कि हाइड्रा हुआ, ईस्ट हुआ, जो कि ईस्ट क्या है? कवक का है, और इसमें क्या होता है? मुकुलन द्वारा क्या होता है? मुकुलन विधि द्वारा क्या होता है? जनन होता है। आपको डायग्राम के माध्यम से भी मुकुलन को बताने वाले हैं। तो
मुकुलन देखिए के प्रकार, तो मुकुलन जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो मुकुलन जो है होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है क्या, अंतर्जात मुकुलन, दूसरा क्या है, बहिर्जात मुकुलन। अंतर्जात मुकुलन, दूसरा क्या है, बहिर्जात मुकुलन। तो अंतर्जात मुकुलन के अंतर्गत आता है क्या, स्पंज, और मुकुलन बहिर्जात मुकुलन में क्या आता है, हाइड्रा या ईस्ट। अब देखिए ये मान के चलिए क्या है, ये मान के चलिए हाइड्रा है। क्या है, हाइड्रा है। आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे है ये क्या है, मुकुल निकला हुआ है। क्या निकला है, मुकुल, जिसको क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। ये निकला हुआ है, ये जो है आगे चल के वृद्धि करता है, ये इस तरह से आप देखिए बड़ा हुआ। यही चीज जो है, यही चीज आगे क्या होता है, अलग हो जाता है। ये क्या हुआ, आगे अलग हो गया और नया हाइड्रा का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। आप देख सकते हैं एक शरीर के भाग से जो है नए जीव का निर्माण हुआ। यही तो होता है मुकुलन, यही तो होता है अलैंगिक जनन। क्या आपको बिल्कुल समझ में आई? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को बिल्कुल ही समझ पा रहे होंगे, है ना। ठीक है, अब आगे जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, बीजाणु जनन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, बीजाणु जनन पढ़ने वाले हैं। आप एक एक करके जो है बीजाणु जनन को समझते हैं। तो आप देख सकते हैं एक इस जीव के अंदर जो है बहुत सारे क्या पाए जा रहे हैं, केंद्रक पाए जा रहे हैं, बीजाणु पाए जा रहे हैं। ठीक है, और यही आगे चल के वृद्धि करके क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, यही फूट के बाहर निकलते हैं और एक एक जो है क्या निर्माण करते हैं। एक एक बीजाणु का निर्माण होता है ना, एक एक बीजाणु का निर्माण होता है। ये अब एक अलग प्रजाति बनाएंगे और ये सब बाद में जो है वृद्धि करके ऐसा ही बन जाएंगे, है ना। इसी को कहते हैं क्या, बीजाणु जनन। अब आगे बात करें, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब जो आप लोगों को बताएंगे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पुनर्जनन, अपखंडन या पुनरुद्भवन, आप कुछ भी बोलिए, बात क्या है, एक ही है। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है, स्पायरोगैरा या प्लेनेरिया। आप याद रखिएगा कि स्पायरोगैरा या प्लेनेरिया में जो है कौन सा जनन होता है। आप बोल सकते हैं पुनर्जनन, या अपखंडन बोल सकते हैं, या पुनरुद्भवन बोल सकते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं ये मान के चलिए स्पायरोगैरा है, ये अपने भाग को तोड़ दिया है, अपने को खंडित कर दिया है, अपने खोए हुए भागों को विकसित कर नए जीवों के रूप में विकसित होता है। आप देख सकते हैं, आप एक बात जानते हैं ना कि जैसे कि आप छिपकली को देखेंगे, उसका पूंछ काटने के बाद भी वो बाद में क्या करता है, अपने पूंछ को क्या करता है, विकसित कर लेता है। सेम टू सेम इसमें अगर ये पूंछ वाला भाग है, ये बाद में मान के चलिए ये पूंछ वाला भाग है ना, ये पूंछ वाला भाग है, ये पूंछ वाला भाग है, ये आगे चल के जो है अपना मुंडी वाला भाग क्या करेगा, अपने आप विकसित कर लेगा। इसी को कहते हैं क्या, वो लैंगिक जनन। ठीक है ना। ये आप देखिए यही चीज ये 3 भागों में डिवाइड हो गया, तो एगो से कितना 3 गो जो है स्पायरोगैरा का निर्माण हुआ। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर हो सकता है मेरे से अगर कोई परेशानी हो रहा है आपको समझने में, तो आप लोग बता सकते हैं। मैं अगले लेक्चर को बेस्ट तरीके से डिलीवर करने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हमको लगेगा कि हम सही ही पढ़ा रहे हैं। अगर हमसे प्रॉब्लम होता है आप जरूर बताइए, है ना। अब आगे जो पढ़ने वाले हैं आपका अगला टॉपिक है, और आज के लिए ये लास्ट टॉपिक होगा कायिक प्रवर्धन। क्या पढ़ने वाले हैं? कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन जो है, देखिए जनन की वह विधि जिसमें पादप को कोई कायिक भाग जैसे जड़ हुआ, तना हुआ, पत्ती, उसे अलग होकर नए पादप का निर्माण करता है, इसी को कहते हैं क्या, कायिक प्रवर्धन। अर्थात काया मतलब क्या, शरीर से। काया मतलब क्या, शरीर से। शरीर से कोई भाग अलग होकर जो है क्या करता है, कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है, तो इसी को बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, है ना। कायिक प्रवर्धन 2 टाइप के होते हैं, एक हुआ प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा क्या हुआ, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, है ना। अब देखते हैं आगे भाई प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन देखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जैसे जड़ द्वारा होता है, तना द्वारा होता है, पत्ती द्वारा, यानी कि इन तीनों के द्वारा जो है नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है, इसी को तो बोलेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। दूसरा
कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, दाब बांध देता है, या कलम लगाना, आप लोग सुने होंगे कलम लगाता है पेड़ पौधे, तो मतलब जो है इससे भी जो ये कृत्रिम है, मनुष्य के द्वारा ये जो है किसी भी पौधे का निर्माण किया जाता है ना। अब एक टॉपिक आप ये भी पढ़ लीजिए, बंगाल का आतंक, है ना। बस लास्ट टॉपिक है, आज भर इतना ही चलेंगे, आगे जो है अगले लेक्चर में जो है आपको बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या बंगाल का आतंक। भाई बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो बंगाल का आतंक जो है जलकुंभी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जलकुंभी को। हर वर्ष इस क्वेश्चन को एग्जाम में आना तय होता है। आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, जलकुंभी को। इसी को कहते हैं क्या, वाटर हाइसिंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर हाइसिंथ कहते हैं। और जलकुंभी का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है, आइकॉर्निया किरिनसेप्स। क्या है, आइकॉर्निया किरिनसेप्स। क्या आप लोग ध्यान में समझ पा रहे हैं, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जी बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। देखिए बंगाल का आतंक इसलिए इसको कहा जाता है, आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक है। बंगाल का आतंक इसलिए जलकुंभी को कहा जाता है क्योंकि जो जलकुंभी है ये जलीय पादप है ना, जलीय पादप है, और ये जल में रह के, जैसे ठहरे हुए जल में, जैसे आप लोग देखे होंगे तालाब सबका पानी जो है कहीं पे जमा हो जाता है, वो तालाब बन जाता है, और लगभग तालाब सब में इस जलकुंभी को देखा जाता है। पूरा जो है भारी संख्या में वहाँ पे वृद्धि करके पूरा जो है तालाब को घेर लेता है, जिससे क्या होता है, तालाब में पानी जो होता है उसमें ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन को क्या करता है, खींच लेता है, और खींच के ऑक्सीजन को खींच लिया। अब मान के चलिए ये जलकुंभी ऑक्सीजन को खींच लेगा तो पानी में ऑक्सीजन रहेगा नहीं, तो मछली को ऑक्सीजन मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा। जब मछली को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से मछली क्या होती है, मर जाती है। और बंगाल का मुख्य रूप से भोजन क्या है, मछली है। वो हर एक चीज़ में मछली को देना पसंद करते हैं। अगर बंगाल में मछली नहीं मिलेगा तो विपत्ति है ना, हाहाकार मचेगा, है ना। तो इसलिए बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, जलकुंभी को। तो फाइनली आज इतना ही चलेंगे, आगे अब बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आगे जो है अगले लेक्चर में लेके चलेंगे। आपको छोटा छोटा करके ही बहुत ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास है मेरा। आप लोग बस अपने प्रयास को और ही सफल बनाइए और बेस्ट तरीके से मेहनत कीजिए, है ना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आपको बहुत ही बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए डिलीवर करने वाले हैं। धन्यवाद।